व्यवस्था या शहर की आदतें ये जो अपनाते हैं, जो उसकी संस्कृति को अपनाते हैं, उन लोगों की संस्कृति को जन संस्कृति कहते हैं। ठीक है। जनता और लोक में यही फर्क है। जनता पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, और जो लोक है वो गांव के तथाकथित पिछड़े या अल्प शिक्षित कम पढ़े लिखे लोग, या नहीं जो पढ़े लिखे हैं, वो सब लोग इसमें शामिल होते हैं लोक शब्द में। ठीक है। तो इसमें सब लोगों ने निकाल लिया है ना, जन संस्कृति। यस सर। यस सर। हाँ, यस कह सर। रहे हैं मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा है। यानी जो भारतीय जनता है, भारत के लोग हैं, उनका जो जीवन है वो कैसा नाटकीय है, कैसा परिवर्तनशील है, कैसे कैसे उसमें बदलाव आते हैं, उसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है। कह रहे हैं ऐसे ऐसे अवसर पर, यानी जो लोगों का जो जीवन है वह सिर्फ वर्तमान से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि वह अतीत के साथ यानी बीते हुए समय के साथ भी जुड़ा हुआ है। और बीते हुए समय के साथ वर्तमान को जोड़ने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है? हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जिसमें हमारा साहित्य है, इतिहास है, धार्मिक पुस्तकें हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, ये सब आता है। उन्हीं के साथ हम आज भी जुड़े हुए हैं। हम भले ही हम वर्तमान में रह रहे हैं, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं वो क्या है? अतीत के साथ जुड़ी हुई है, बीते हुए समय के साथ गहराई से जुड़ी है। वह जुड़ी तो हुई है पिछले अतीत के साथ में, पिछले पीछे जो हमारे धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज इत्यादि है, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन हम वर्तमान में रहते हुए आगे की ओर भी बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे की ओर देखते हैं। उनका जीवन अतीत में बधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती हैं, आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित रहती हैं, आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करती हैं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड मिला, जिसका जनता के जीवन पर बहुत ही गहरा असर था। अब कल्चरल जो बैकग्राउंड है, यानी जो हमारे अतीत के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कहाँ मिला हमको? लोक प्रचलित दर्शन। जो लोक प्रचलित यानी जनता के बीच में या लोगों के बीच में, गांव के बीच के लोगों के में और शहर के लोगों के बीच में जो दर्शन है, दर्शन का मतलब उनका अपना सिद्धांत है। आवाज नहीं आ रही है तो आप नेटवर्क में आओ। जिनको वॉइस नहीं आ रही है नेटवर्क में आओ। यहाँ नेटवर्क क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुरा कथाओं का मेल था। इनमें से किसी को एक दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। जो हमारे इतिहास है, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास हो, महाभारत काल हो, रामायण काल हो, और तमाम धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें वर्णित जो परंपराएं हैं, तमाम कथाएं हैं, चाहे शिव से संबंधित हो, ब्रह्मा से हो, चाहे तमाम देवी देवताओं से संबंधित जो भी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, है ना, यस सर। वो सारे के सारे लोगों के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे आज भी आपके घर में जो भी पेरेंट्स होंगे, बूढ़े माता पिता अगर नहीं है, ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, नानी नाना है, दादा दादी हैं, तो जब आप बच्चे उनके पास बैठते हैं तो उन कौन सी कहानियां सुनाती हैं? कभी रामायण की कहानी सुनाएंगे, कभी महाभारत की कहानी सुनाएंगे। अगर वो उनको नहीं पता है तो किसी राजा रानी की कहानी सुनाएंगी। और हर कहानी में कोई ना कोई एक मैसेज छुपा होता है, एक अच्छाई का संदेश छुपा होता है ना, एक अच्छा जीवन में अच्छा करने का उपदेश होता है उस कहानी में। तो ये जो किंवदंतियां हैं, दंत कथाएं जो पहले से चली आ रही हैं, उन दंत कथाओं को हम सुनते हैं, और सुनने के बाद क्या होता है? उससे प्रेरित होते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। यानी होता क्या है कि हमारा जो वर्तमान है वो कहीं ना कहीं अतीत के साथ जुड़ा हुआ है, अतीत की चीजों के साथ जुड़ करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। पूरी तरह से अशिक्षित और निरक्षर लोग भी
इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। ऐसा नहीं थे कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इस चीज को जानते हैं, बल्कि जो अशिक्षित लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, वो भी रामायण महाभारत की कहानी के कुछ हिस्से जरूर उनको पता होता है कि नहीं होता है। लोग यस प्रचलित सर। अनुवाद के माध्यम Yes, से, sir. जैसे पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन वह रामलीला का मंचन जब देखता है, रामलीला होता है गांव में, जब मंच पे नाटक प्ले किया जाता है, तो भले ही अनपढ़ से अनपढ़ आदमी है, लेकिन वो उस चीज को जानता है कि घटना क्या घट रही है, प्राचीन काल में क्या घटी थी, उसी घटना को आमंत्रित किया जाता है। तो भले ही वो निरक्षर है, अनपढ़ है, लेकिन उस कहानी को समझता है और उसमें छुपे हुए संदेश को भी समझता है। उसके जो मॉरल वैल्यूज है, नैतिक शिक्षा जो है, जो ज्ञान प्राप्त करना है, उसको भी वो अच्छी तरह से समझता है। ठीक है, फिर वो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है और अपनी अगली पीढ़ी को भी वह देता है, अगली पीढ़ी को भी बताता है। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य जो ग्रंथ हैं, वो भी जनता के बीच में दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। तो जब सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो फिर वो कैसे जो है वो चीजें उनको मालूम होती थी। उन्होंने परंपरा अनुसार किसी से वो कहानी कथा सुनी होगी, या फिर उसको रामलीला के माध्यम से या महाभारत कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से उसको कहीं सुना होगा, तभी तो उन चीजों को वो जानते हैं, अनपढ़ और अशिक्षित होते हुए भी। क्योंकि ये सारी किताबें तो संस्कृत में, उनको संस्कृत का ज्ञान है नहीं। तो ये लोगों के द्वारा जो लोक कथाएं कही जाती हैं, और उनके माता पिता के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं, उनके माध्यम से कहानी जो है अगली पीढ़ी को पहुंचती है। इस तरह से हमारा जो वर्तमान है, हमारे अतीत के साथ में जुड़ा हुआ है। हर घटना, कथा और उसका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था। हर घटना, हर कथा और उसका जो नैतिक अर्थ है, मॉरल वैल्यूज हैं, नैतिक शिक्षा, ज्ञान है, लोकमानस, लोगों के मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से अंकित है, छपा हुआ है, और उसने समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। तो इन घटनाओं ने क्या किया, लोक परंपरा को भी समृद्ध बनाया, लोक परंपरा को रिच किया, और लोगों को संतुष्ट भी किया। यानी लोग इस चीज से संतुष्ट थे, खुश थे कि हमारी जो परंपराएं हैं वह बहुत ही अच्छी हैं। हमारी जो परंपराएं हैं उनमें जो निहित जो मॉरल वैल्यूज हैं, निहित उसमें जो नैतिक शिक्षा है, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे। गांव में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कबीर के दोहा कहियो वो भी याद रहेगा उनको, रहीम के याद रहेंगे, तुलसीदास के रामचरितमानस की तमाम चौपाइयां और दोहे याद रहते हैं। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो सुन सुन करके उनको याद रहता है। साथ ही तमाम तरह के मुहावरे, तमाम कहावतें, ये सारी चीजें उनको याद रहती हैं। और वे बातचीत में अक्सर क्या करते हैं, इन पदों का, इन दोहों का, कभी कभी जब बात आती है तो उसको। क्या 10% है। क्या हुआ दीपक केसरवानी? हाँ देखो, जब ये अनपढ़ लोग जो थे ना, इनको भले ही ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनको इन रामायण महाभारत की घटनाएं और कुछ दोहे, कुछ चौपाइयां रामचरितमानस की, और भी तमाम जो लोक भाषाओं में रचित जो ग्रंथ थे, है ना, इनको ये अच्छी तरह से ये चीजें याद थी। ठीक है, तो वे बातचीत के दौरान इन दोहों को कहते थे, इन चौपाइयों को भी वो लोग गाते थे, या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। जैसे कि वो कथा है पंचतंत्र। कई बार ऐसा होता है कि पंचतंत्र की कथाएं जो होती हैं, वह हम लोग कई बार सुनते हैं और पुराने लोग भी सुनाते रहते हैं। ठीक है, रोजमर्रा यानी रोज के दैनिक जीवन के मामलों में भी बड़ी सीधी सादी बातचीत को देहाती लोग इस तरह से साहित्यिक मोड़ देते थे, तो मुझे बड़ा बहुत ही आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसकी अपनी तस्वीरों का भंडार है। और यानी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम अपने तरीके से इतिहास को जानते हैं, लेकिन जो अनपढ़ किसान है वो भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी उस वो जो कहानी और कथा के माध्यम से सुनता आ रहा है, रामायण महाभारत और अन्य जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको सुनता आ रहा है, तो वो भी वो जो है इतिहास से परिचित है, पूरी तरह से अपरिचित नहीं है। ठीक है,
ये अलग बात है कि उसका स्रोत पूरा कथाएं, पुरानी कथाएं और परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम होता है। देखो, इतिहास और पुरा कथाओं में बड़ा फर्क होता है। इतिहास जो होता है वो तथ्यों पर आधारित होता है, सच्चाई पर आधारित होता है। उसके लिए पर्याप्त प्रमाण की जरूरत होती है, उसके लिए सबूत की जरूरत होती है। बिना प्रमाण के, बिना सबूत के कोई भी इतिहास नहीं लिखा जा सकता। यदि लिखा जाए तो वो फर्जी कहानी है। ठीक है। ये जो लोग इसमें चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ना हो कि हम यहाँ से सबको जो है, जो लोग चैटिंग कर रहे हैं उनको बाहर कर दें। जिनको चैटिंग करना हो लेफ्ट हो जाए स्वेच्छा से। यस सर। जब पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है। Yes, sir. तो कह रहे हैं कि जो जो भी कथाएं और कहानियां वो लोग जानते हैं, तो वो सिर्फ कथाएं और कहानियां ही हैं। उनमें इतिहास कम है। जैसे पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे या रामायण महाभारत की बात अगर हम करेंगे, तो ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से वो खुदाई में ना तो कुछ मिलता है, ना कोई अभिलेख मिलता है, ना कुछ मिलता है। उसको इतिहास नहीं कहा जा सकता। वो Yes. पूरा कथाएं हैं। ठीक है। इतिहास सबूतों और प्रमाणों पर लिखा जाता है, जबकि जो पूरा कथाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बिना किसी प्रूफ के होती हैं। ये ठीक है। से कहानियां भी खुद से लिखी जाती है। हाँ, उसका कोई प्रमाण नहीं होता कि वो घटना घटी है कि नहीं घटी है, लेकिन इतिहास इतिहास सबूतों के आधार पर लिखा जाता है। वो घटना घटी है कि नहीं घटी है, उसके सबूत होते हैं तो माना जाता है, सबूत नहीं Yes. होते तो नहीं माना जाता है। नहीं ठीक है। माना जाता। हम्म। यस सर। पुरा कथा में और इतिहास में यही फर्क है। इतिहास बिल्कुल वैज्ञानिक विधा है, वैज्ञानिक तरीके से लिखी जाती है, और जबकि पुरा कथाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। ठीक। आगे कह रहे हैं नेहरू जी, मैं उनके चेहरे यानी उन गांव के लोगों के चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता हूँ। उनके बीच बहुत से ऐसे संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह यानी शक्तिशाली शरीर वाले और सीधे साफ सुंदर शरीर वाले पुरुष भी दिखाई देते हैं। महिलाओं में लावण्यता, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ ऐसा चेहरा है जो दुख से भरा होता है। यानी महिलाएं भी सुंदर हैं, गंभीर हैं, विनम्र हैं और गरिमावान है। गरिमावान का मतलब होता है उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना है। ठीक है। अपने आत्मसम्मान की भावना है। और साथ ही साथ ऐसे चेहरे भी दिखाई देते हैं जो बहुत दुखी हैं। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नजर किसी मनोहर यानी सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी, तो मैं बहुत ही आश्चर्य से विस्मय विमुग्ध हो जाता था, आश्चर्यचकित हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था मानो मैं अजंता और एलोरा की गुफाओं में चला गया हूँ, जहां पर इतने सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच में सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए हैं। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते। भित्ति चित्र मतलब दीवार। भित्ति का अर्थ होता है दीवार। भित्ति का अर्थ क्या होता है? दीवार। दीवार। हाँ, दीवार पर बनाए हुए चित्र। भित्ति चित्र का मतलब जैसे हमने शुरू में ही पढ़ाया था, अजंता एलोरा की गुफाओं में दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, उसको भित्ति चित्र बोलते हैं। क्लियर है? यस इन लोगों को मैं देखता था तो ऐसा लगता था जैसे ये लोग दीवारों पर बने हुए चित्र हैं। क्यों? मुझे इस बात, क्योंकि दीवारों पर हजारों साल प्राचीन जो दीवारों पर बने हुए चित्र हैं, उतने कष्टों के बाद या उतनी परेशानियों के बाद या उतने तमाम वर्षा, धूप और भयानक जाड़े, तमाम सदियां गुजरने के बाद भी वो चित्र वैसे के वैसे ही हैं। वैसे ये भारतीय लोग जो गांव में रहते हैं दिखाई देते हैं, जो तमाम कष्टों के सहने के उपरांत भी सुंदर और मनोहर दिख रहे हैं, संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। Yes, sir. कह रहे हैं मुझे इस बात से हैरत होती थी कि इन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद इनसे भारत युगों तक गुजरता रहा। आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका रहा और बना रहा? इन लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान की भावना और सुंदरता कैसे बनी रही? इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते हैं, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों। कह रहे हैं कि हम चाहें तो इनको साथ में लेकर के देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? इन लोगों के हालात बेहतर हों, पहले वो अपनी रोजी रोटी वाली जो समस्या है उससे मुक्त हो जाएं, यानी वो समस्या समाधान हो जाए। जब आज सबसे पहली आदमी की जो जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान की होती है। जब रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाता है फिर वह आगे की सोचता है।
नहीं तो वह सिर्फ पहले उसी के जुगाड़ में लगा रहता है। इस समय देखो न जाने कितने लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई Yes, हैं। sir. तो Yes, इस sir. समय Yes, sir. Due to coronavirus. हाँ, कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों की नौकरी छटनी हो गई, कई लोगों को घर काम छोड़ के घर वापस आना पड़ा, गांव वापस आना पड़ा। तो रोजी रोटी की समस्या तो खड़ी हो गई ना, शुरू हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. Yes, sir. तो यह एक Yes, ह्यूमन sir. रिसोर्स है, मानव Yes, संसाधन। sir. अगर इनको हम इस समस्या से मुक्ति दिला दें, रोजी रोटी की समस्या थी, तो फिर हम इनकी ताकत और इनकी बल का प्रयोग देश को आगे ले जाने में हम कर सकते हैं। यही बात ये कह रहे हैं। Yes, sir. इनके हालात अच्छे हों और इनके पास कुछ करने के ज्यादा अवसर हों, मौका मिले, तो ये पूरे देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी। देखो गरीबी जो होती है ना, ये अपने आप में क्या है? अभिशाप है। वह अपने साथ तमाम बुराइयां ले आती है, ठीक है, विपत्तियां ले आती हैं। गरीबी अपने आप में खुद ही विपत्ति है, लेकिन गरीबी आती है तो फिर क्या होता है? आदमी का मॉरल जो सपोर्ट होता है, मॉरल जो एक तरह से नैतिक बल होता है, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है। वह तमाम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वह तमाम तरह के गलत काम करने के लिए भी वो करता है। वो चोरी करता है, डकैती करता है, तमाम अपने आप को बेचता है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं अपने घर के बच्चों को बेच देते हैं। मतलब कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। कारण क्या है? गरीबी, है ना? हाँ, ये भारत के सभी लोगों के चेहरे पर गरीबी का जो दुख था वो दिखाई दे रहा था। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। जो जीवन था भारतीयों का, उस जीवन को नष्ट कर दिया था। किसने? अंग्रेजी शासन ने, अंग्रेजों के की नीतियों ने गरीब उनको बहुत ही डरावना बना दिया था। गरीबी को इतना भयंकर बना दिया कि लोग जो है उसी की चक्की में पिस जा रहे थे। देश के बारे में वो सोच ही नहीं सकते थे। जाहिर सी बात है, पहले आदमी भूखा रहेगा तो पहले वो अपने पेट के बारे में सोचेगा, बाद में दूसरी चीजें आती हैं, है ना? Yes, sir. विकृति से, विकृति का मतलब होता है बुराई। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। उसमें अब क्या है? अमीर से जो लोग थे वो अमीर हो रहे थे, गरीब लोग गरीब होते जा रहे थे। जिससे क्या होगा? इससे भ्रष्टाचार पैदा होगा। भ्रष्टाचार में सिर्फ पैसा घूस लेना नहीं आता है, भ्रष्टाचार में चोरी डकैती सब आता है ना? गरीबी आएगी तो चोरी डकैती भी आएगी, और भी तमाम समस्याएं भी आएंगी, तमाम बुराइयां, तमाम तरह के अपराध भी बढ़ेंगे, ठीक है। और इससे लोग जो है असुरक्षित महसूस करेंगे। यह सब देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन भारत की सच्चाई यही थी। ये कब की बात कर रहे हैं? अंग्रेजों के जमाने की बात कर रहे हैं, जब अंग्रेजों का शासन था। कुल मिलाकर के भारत की स्थिति कैसी थी? अच्छी नहीं थी, लेकिन ये असलियत यही थी, है ना? स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। अब ये कह रहे हैं कि ये परिस्थिति सच्चाई है, तो इस सच्चाई को स्वीकार करना, नम्रता पूर्वक सम्मान करना, ये जरूरी था। तभी हम इसको बदल सकते थे। हम झूठे आश्वासन लोगों को नहीं दे सकते थे, या झूठे सुख में नहीं भूले रह सकते थे। जो सच्चाई है, जैसे कोई बीमार हो और वो अपनी बीमारी को छुपाए, तो क्या वो बीमार ठीक हो पाएगा? भाई कभी No, sir. No, sir. कभी नहीं सही हो पाएगा, है No, ना? sir. तो अगर बीमार है तो उसको ये चीज स्वीकारना होगा कि वो बीमार है, और फिर उसका समाधान निकलेगा। तब वो डॉक्टर को बताएगा, है ना, सारी बात बताएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। नहीं बताएगा फिर क्या होगा? वो खुद ही अपने आप नुकसान पहुंचाएगा। यही बात कर रहे हैं। Yes, sir. ये सारी बीमारी थी भारत में, और लेकिन असलियत थी, इसलिए इसको स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट मुझे नहीं है। लेकिन एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत की अच्छाई थी, जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन है, जिससे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। कह रहे हैं कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीयों के मन में जो विनम्रता का भाव था और जीवन को जीने की जो तीव्र इच्छा थी, यह भयंकर दुर्दिन, भयंकर गरीबी भी उसको मिटा नहीं पाई थी, है ना? इसका मुख्य कारण क्या था? हमारी जो हजारों वर्ष पुरानी जो संस्कृति थी, उस संस्कृति में आशा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, उम्मीदों को बहुत स्थान दिया गया है, पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमेशा क्या कहा गया है? सकारात्मक बने रहने के लिए कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने की बात कही गई है। आपने महाभारत में पढ़ा होगा कि जब यक्ष यक्ष खड़े
Yes, यक्ष sir. प्रश्न, हाँ, आपने Yes, पढ़ा sir. होगा Yes, sir. जंगल Yes, में sir. लाक्षागृह Yes, से sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ये लोग बच करके जब जंगल में चले जाते हैं तो वहां पर ये बड़ी प्यास लगती है, व्याकुल हो जाते हैं, है ना। बारी बारी से सारे लोग जाते हैं पानी लेने के लिए, लेकिन यक्ष जो होता है चेतावनी देता है कि कोई भी यहाँ पर बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी नहीं पिएगा। लेकिन वो लोग धैर्य छोड़ देते हैं, अर्जुन से लेकर के नकुल सहदेव तक सबने धैर्य छोड़ दिया, कहा हाँ पानी पीने के बाद हम इनको बताते हैं कि ये जो है हम लोगों को रोक रहा है पानी पीने से। लेकिन युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने धैर्य नहीं छोड़ा, देखा कि Yes, sir. हमारे चारों के चारों भाई मृत पड़े हुए हैं, है ना, ऊपर से Yes. प्यास लगी हुई है। लेकिन यक्ष ने जब चेतावनी दी तो इन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, ना क्रोध किया, बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुना और क्या कहा कि ठीक है तुम प्रश्न पूछे, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, है ना। तो इतनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा, और धैर्य को नहीं छोड़ा फिर क्या हुआ, सकारात्मकता बनी रही और वो अपने चारों भाइयों को जीवित कराने में सफल हुए। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. यही बात ये करें, हमारी सांस्कृतिक विरासत तो ये हमारी बता रही है ना, ये सांस्कृतिक विरासत यही चीजें बता रही है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी भर रही है, हमारे अंदर सकारात्मक मैसेज दे रही है कि हर परिस्थिति में हमें क्या बने रहना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, परिस्थिति में हमें सकारात्मक बने रहना चाहिए, कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। लेकिन अक्सर होता यह है कि जब भी परिस्थितियां विपरीत होती हैं ना, क्या होता है, फिर हम धैर्य छोड़ देते हैं, तो धैर्य खो देते हैं। हाँ नेगेटिव थिंग्स आने लगती हैं। हाँ, ऐसा करना चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत से हौसले से काम करना चाहिए और हर विपरीत परिस्थितियों से स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाएं। मनुष्य से कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो मनुष्य को हरा सके। मनुष्य बहुत शक्तिशाली होता है, किसी भी परिस्थिति में वो हार नहीं मानता है, तो उसको हारना नहीं चाहिए, मुश्किल से मुश्किल काम भी वो आसान कर लेगा अगर वो हिम्मत रखेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, हाँ, yes, sir. आज Yes, sir. इतना रहने देते हैं। अब तीसरा पार्ट जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसको फिर बाद में पढ़ेंगे, अगले Yes, sir. ये किसने खोल रखा है अपना माइक? नहीं, नारायण कुशवाहा का माइक मैंने म्यूट किया, ये कैसे क्यों फिर से खोल लिया इसने है? तो इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, हमने कुछ वो भेजा था ना, इसमें पीपीटी भेजा था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड भेजा था, Yes, sir. Yes, डाउनलोड sir. किया है? Yes, sir. देखा Yes, है. sir. हाँ, तो उसको Yes, शॉर्ट में तो पढ़ लेना, वो शॉर्ट रूप है उसका, शॉर्ट में पढ़ लेना, ड्राइंग चित्र वगैरह भी है उसमें, तो सब लोग उसको पढ़ लेना। अगले बार हम वसंत पढ़ेंगे, ठीक है, वसंत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद Yes, sir. तीन पार्ट का तो टेस्ट ले लिया है। उसमें कई लोग जो है बता रहे थे कि उनका लिंक जो है शायद खुल नहीं रहा है, कि सबमिट नहीं हो रहा है। तो Yes, इसमें sir. एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस क्वेश्चन को इस बार हम जो देंगे ना, इस बार जो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उसमें टाइम लिमिट रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए, इसमें टाइम लिमिट रहेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट सर में किस आपको दिन होगा? 20 क्वेश्चन देंगे। सर किस दिन होगा इस बार? ये हम पहले इन्फॉर्म कर देंगे, हम बाद में इन्फॉर्म करेंगे, जब Yes, क्वेश्चन sir. पेपर बना लेंगे फिर हम इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन पे कितने मिनट देना है। जैसे 20 क्वेश्चन अगर है तो 20 मिनट आपको समय मिलेगा। आप चाहे तो 20 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लगा दीजिए, और चाहे तो 20 मिनट में सारा 20 क्वेश्चन कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, ये टाइम ड्यूरेशन, Yes, और sir. जैसे ही टाइम Yes, खत्म sir. होगा 20 Yes, मिनट, 20 मिनट जैसे ही टाइम खत्म होगा वो तुरंत बंद हो जाएगा, लिंक अपने आप सबमिट हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का सबमिट ये बता रहे थे सबमिट नहीं हुआ, तो उनके यहाँ नेटवर्क समस्या रही होगी, इसलिए सबमिट नहीं हुआ होगा। तो जब भी आप इसमें हम टाइम दे देंगे आपको, हमने तो इसमें टाइम लिमिट पिछले पेपर में दिया नहीं था कि आप इतने दिनों के अंदर जमा करिए, जिसको जब मर्जी हुई सबने जमा किया है, सबमिट किया है ना। Yes. लेकिन इस बार जो टाइम दे देंगे, 2-3 दिन का टाइम देंगे, तो उसमें आप उस समय सॉल्व करने बैठो जब आपके पास फुल नेटवर्क हो, है ना।
जब आपके यहाँ फुल नेटवर्क आ रहा हो, लाइट हो, बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो, उस समय आप बैठ करके सॉल्व करके तुरंत सबमिट करिए। क्लियर है? करना पड़ेगा कि इसमें हो जाएगा अपने आप से? अब उसमें जैसा भी आएगा, अगर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा तो अब सबमिट कर देना, अगर वो अपने आप सबमिट हो जाएगा तो। अभी मैंने भी देखा नहीं है, मैंने सेट तो हाँ सर मेरे इसमें नेटवर्क था तब भी सबमिट नहीं हो रहा था, सबमिट वाले पर क्लिक कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, कुछ दिक्कत रही होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ जरूर रही होगी, इसी वजह से सबमिट नहीं हुआ। बाकी लोग का तो हुआ, 26 लोग आया था, यस बाकी लोग सर। का तो हो गया था ना। फिर ये नेटवर्क वाली कुछ टेक्निकल समस्या जरूर रही होगी। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये सर वसंत के क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं सर? अपने से करने हैं? वसंत का हमने वो भेजा था ना जी। यस सर, भेजे थे। यस सर। हाँ, सर मेरे में तो आई नहीं, सर खुल ही लिख नहीं गए। रहा। नहीं तो एक ऐप है, ग्रुप में भेजा है। और सुनो सुनो, जिसके पास नहीं है वो दीक्षा ऐप है, दीक्षा। तो मैंने डाउनलोड किया। यस सर, हाँ हमने कर लिया। हाँ, उसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, फिर भी कोई ओके समस्या सर। होगी तो हम सॉल्व कर देंगे उसको। सर मेरा लिख ठीक है? दिए। ठीक है ना? हाँ, और ये अगला जो टेस्ट होगा ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का होगा। अभी हमने जितना पढ़ाया है 2 पार्ट। यस ठीक? सर। हाँ, अगला सर टेस्ट इसी का उसमें लेंगे। वसंत नहीं नहीं, वो इसमें वसंत नहीं इन्वॉल्व देंगे, होगा? वसंत नहीं देंगे इसमें, क्योंकि वसंत का यस ऑलरेडी हो चुका है। डिस्कवरी ऑफ यस इंडिया का यस। नहीं हुआ था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का देंगे। ठीक? क्लियर है ना? यस सर। यस सर। हाँ, ओके। Yes, अभी sir. आप लोगों का अटेंडेंस जो है, 1 मिनट अटेंडेंस देखने दो पहले। कोई लेफ्ट नहीं होगा अभी, अटेंडेंस जस्ट 1 मिनट रुको। 26 लोग हैं, है ना? 26 लोग जुड़े हुए हैं। अटेंडेंस आप लोग का हो गया, एक्सेल शीट में आ गया। ओके। तो अभी क्या है कि आप गुड़िया उड़िया पीटने नहीं जाओगे बाहर, नहीं तो पुलिस वाले आपको पीट देंगे। ठीक है? सर हम नहीं जाते। यस सर। हाँ, वो आपको गुड़िया समझ के पीट देंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, फायदा क्या है ना? तो फिर कोरोना भी फैल सकता है भीड़ भाड़ में इकट्ठा अगर आप होंगे तो घर में सबसे पीट बेहतर है लेंगे। घर में। हाँ, घर में पीट रही है। ऐसा ऐसा ना हो कि आप थोड़ा ध्यान से पीटिए, नहीं तो मम्मी पापा आपको पीट देंगे, ये ध्यान रहे। हैं? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए और सेफ रहिए। ज़्यादा लोगों से घुलिए मिलिए नहीं, ज़्यादा लोगों से आना जाना किसी के यहाँ मत करिए। ऐसा नहीं किसी ने आपको दावत दे दिया तो अब चलें दावत उड़ाने, हैं? नो ऐसा सर। नहीं। हाँ, नो सर सर, इस नहीं साल स्कूल जाएंगे। खुलेगा? स्कूल बेटा अभी तो नहीं खुलने का कुछ है, क्योंकि हम लोग कोरोना प्रूफ थोड़ी हैं, हमें भी तो कोरोना हो सकता है। यस सर। यस सर। हाँ, तो बताओ, हमें कोरोना हो जाएगा तो कौन पढ़ाएगा तुम्हें? यस सर। अगले साल खुलेगा। हाँ, अभी स्कूल यस खुलने का सर। कोई चांस नहीं है। जब तक इसकी मेडिसिन नहीं बन जाएगी तब तक स्कूल नहीं खुलेगा। वैक्सीन ठीक? जल्दी बन यस जाए। सर। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। चलो लोग को फिर मैं अच्छा थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। Thank you, sir. बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. वेलकम। थैंक यू सर। Thank you, वेलकम sir. वेलकम वेलकम।